किसी को पता है इसके बारे में? मैम ये डीसी स्केल में बनता है। हम्म। इसमें 9 पार्ट्स शुगर वो लेते हैं, शुगर ऑफ मिल्क, और 1 पार्ट जिसको हमको जो प्रिपरेशन हो सॉल्ट। गया, ये तो फार्मेसी का पार्ट हो गया, प्रिपरेशन होता है। जी। कहाँ से मिलता है, कहाँ से बना है, ओरिजिन क्या है इसकी? ये तो नहीं पता। मैम ये सुसलर सर ने मैम ये एक ह्यूमन बॉडी को लेकर मतलब इसको प्रूव किया था मैम, इसको जो जब प्रूव किया था उन्होंने। होम्योपैथी में सभी कुछ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सुजलर सॉल्ट तो ह्यूमन बॉडी, और जो भी ओरिजिनल चीजें से ही हम लोग, अगर प्लांट है तो वो ओरिजिनल लेंगे, या कोई मिनरल है तो भी वो ओरिजिनल ही लेंगे। डेड बॉडी जो जल जाती है, तो उसके जले हुए पार्ट से हम इन सॉल्ट्स को बनाते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट होता है। आफ्टर बर्न उसकी राख लेकर के बनाया जाता है। तो ये सॉल्ट्स जो हैं, उन्होंने 12 सॉल्ट दिए, और उन्होंने बोला कि ये जो 12 तत्व हैं हमारे शरीर के, ये डिफिशियंसी सॉल्ट भी कहलाते हैं। आपके शरीर में कोई डिफिशियंसी हो गई है, इसको रिकवर करने के लिए, जब तक डिफिशियंसी रिकवर नहीं होगी तब तक आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी उतना अच्छे से काम नहीं करेगी। अगर हीमोग्लोबिन कम है और आप कोई सप्लीमेंट भी नहीं दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम उसको दे रहे हैं, तो वो अपना काम करती है वो दवा, लेकिन उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। साथ में हम एक ऐसा सप्लीमेंट दे दें जो होम्योपैथिकली प्रूवन हो, और वो एनीमिया को बहुत फास्ट रिकवरी करे। या किसी को कैल्शियम की कमी है, वो दूध नहीं पीता और उसको बहुत कैल्शियम की कमी हो रही है, और हम एडिशनल जब तक कैल्शियम की कोई इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक उसकी बॉडी का पेन नहीं जाएगा, वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा। तो आपको सप्लीमेंट देने की जरूरत पड़ती है। तो होम्योपैथी में भी सप्लीमेंट्स होते हैं, और ये सप्लीमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है, कोई केमिकल नहीं होता है इनमें। इनका प्रिपरेशन, जैसा कि आस्था ने बताया, ये डेसिमल स्केल में होते हैं, पोटेंटाइज फॉर्म नहीं है, ओनली डाइल्यूटेड फॉर्म है ये। पोटेंसी पोटेंटाइज फॉर्म नहीं, इनको पोटेंटाइज नहीं किया गया है, ये सिर्फ डाइल्यूटेड फॉर्म में है। और इनको हम ओरल ही ले सकते हैं, इनको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ये टिश्यू रेमेडी है। टिश्यू मतलब हमारे शरीर के जो हिस्से हैं उनसे लेकर बनाया गया है, ये टिश्यू रेमेडी भी कहलाती हैं। इनका एक और नाम है, इनके कई नाम हैं। इनको हम लोग टिश्यू रेमेडी भी बोलते हैं, या हम इनको डिफिशियंसी रेमेडी भी बोल सकते हैं। डिफिशियंसी रेमेडी भी कहलाती हैं, और ये ट्राइट्रोएशन में होती हैं। और इनको बायोकेमिक रेमेडी भी बोलते हैं, हम लोग बायोकेमिक के नाम से जानते हैं, बायोकेमिक सॉल्ट। ठीक है। जब 21 नंबर और 26 नंबर हम सुनते हैं और बच्चों में और प्रेगनेंसी में देते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट होता है। ये जो 12 सॉल्ट हैं उनका कॉम्बिनेशन करके 21 नंबर बनाया जाता है, जो टीथिंग ट्रबल के लिए बहुत लाभकारी मानते हैं। और 26 नंबर प्रेगनेंसी के दौरान कोई डिफिशियंसी हो रही है उस समय दिया जाता है। 9 मंथ प्रेगनेंसी में हम लोग 26 नंबर देते हैं। ये कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशंस के पहले हमको इन 12 रेमेडीज को समझना होगा। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम कैलकेरिया ग्रुप में आते हैं।
कैलकेरिया फ्लोर। दूसरा फॉस। तीसरा कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया सल। कोई दिक्कत यहां पर किसी को? मैम हाँ, ये कैसे बनते हैं, एक बार प्लीज आप रिपीट करेंगे? ये उनके जो बर्न टिश्यू होते हैं उनको हम लोग देखिए, दो तरीके की पोटेंसीज होती हैं। मैंने बताया है आपको, एक टाइट्रेशन, एक डाइल्यूशन पोटेंसीज होती है ना। तो इसमें जो टाइट्रेशन वाली पोटेंसीज को हम लोग इसमें 1 पार्ट जो बर्न के बाद उसको राख बोलेंगे ना, वो हिस्सा लेंगे। और उसके बाद 99, देखिए प्रिपरेशन मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन चूंकि टाइट्रेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो उसमें 9 पार्ट या 99 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं। एक पोटेंसी तैयार होती है। जब दूसरी पोटेंसी बनाते हैं तो एक पोटेंसी का 1 पार्ट लेते हैं, 9 पार्ट या 99 पार्ट, उसका जो पैरामीटर होता है उसके आधार पे इसको हम मोटार में उसको रब करते हैं। इसको कोई बता सकता है स्टूडेंट? जितेंद्र या आस्था, कोई इसका प्रिपरेशन बता सकता है टाइट्रेशन का? मैम आप जो बर्न पार्ट बोल रहे हो ना वो पूछ रही हूँ मैं। हाँ, जी मैम। बर्न पार्ट ही लेते हैं। अब जैसे कैलकेरिया है तो बोन का पार्ट लेंगे। और अब कौन सा पार्ट लेते हैं इसके लिए तो देखो रिसर्च करना होगा। इसके बारे में मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, बाकी उसको टाइट्रेशन ही करते हैं। जितेंद्र कुछ कह रहे हो? मैम आप पूछ रही थी ना ट्राइटोरेशन कैसे करते हैं, तो चलो एक बार बता दो टाइट्रेशन कैसे करते हैं। ट्राइटोरेशन 1 घंटे का प्रोसेस होता है। उसमें 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस और 9 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं। उसको 1 घंटे को 20-20 मिनट के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसको भी 10-10 मिनट में डिवाइड कर देते हैं। उस 10 मिनट में हम 6, 3 और 1 में डिवाइड करते हैं। 6 मिनट ग्राइंडिंग, 3 मिनट स्क्रैपिंग और 1 मिनट मिक्सिंग करके, ऐसे ही करके 20-20 मिनट के प्रोसेस को रिपीट करके तब ठीक 1x पोटेंसी बनती है। ठीक है, बस वही है प्रोसेस है इसका। टाइट्रेशन का एक मैंने शायद बताया है, हल्के उसमें आप लोगों को बताया है बीच बीच में लेक्चर में। तो ये एक टाइट्रेशन का पार्ट है। टाइट्रेशन एक अलग टॉपिक है। लिया जाता है शरीर के जले हुए, बर्न के बाद, जब शरीर जल जाता है उसके बाद किस हिस्से को लिया जाता है, ऐसा कोई, मैंने उसके बारे में भी डिटेल नहीं गई हूँ, उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, वो दवाई है, कैलकेरिया फ्लोर है तो फॉस है, सल्फ है, तो कौन सा पार्ट लिया जाएगा उसी के हिसाब से तो वो दवाइयां बनेंगी, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेट्रम। नेट्रम म्यूर। नेट्रम फॉस। नेट्रम सल्फ। नेक्स्ट काली म्यूर। काली फॉस, काली सल्फ। उसके बाद एक है साइलेसिया, मैग्नीशियम फॉस,
और नेक्स्ट है थेरमफॉस। ये 12 मेडिसिन है। इनको याद करने के लिए तो 3 कैलकेरिया, 3 नेट्रम, 3 काली, 1 साइलिसिया, मैग्नीशियम फॉस और फेरम फॉस। ये हमारी 12 मेडिसिन हैं जिनको हम टिश्यू रेमेडी भी बोलते हैं, शुजलर सॉल्ट्स भी बोलते हैं, सप्लीमेंट भी बोलते हैं, डिफिशियंसी सॉल्ट्स भी बोलते हैं। अब 1 बाय 1 कैलकेरिया फॉस पढ़ चुके हैं आप लोग? डॉक्टर साहब पढ़ा चुके हैं ना? तो कौन बताएगा कैलकेरिया फॉस के बारे में? मैम बहुत ने नहीं पढ़ाई है वाली, नहीं पढ़ाई है? अच्छा, कैलकेरिया सल्फ पढ़ाई है? मैम नेट्रम ग्रुप पढ़ाया है, काली ग्रुप पढ़ाया है। अच्छा, कैलकेरिया ग्रुप अभी नहीं पढ़ाया। ओके, ठीक है। तो ठीक, तो हम कैलकेरिया से ही शुरू करेंगे। देखो, 2 तरीके हैं पढ़ने के। अगर आप सप्लीमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम आपको मोटा मोटा कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, आपको बता दे रहे हैं। और थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथी का एक ही फंडा है। और वो फंडा क्या है? तुम लोग कोई कैमरा खोल सकते हो अपना? ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं। JTAPY यही लिख के आ रहा है। तो किसी के चेहरे दिखेंगे तो और आनंद आता है पढ़ाने में। हाँ, आस्था का चेहरा दिख रहा है। सब कोई नहीं खोल सकता, जो खोल सकता है तो आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो थोड़ा सा और हमें आनंद आएगा पढ़ाने में, है ना? एक जो कैलकेरिया फॉस के बारे में बताते हैं, ठीक है? कैलकेरिया फॉस के बारे में क्या जानते हैं आप? मैम ये बोन में अच्छा काम करता है। और पहचानोगे कैलकेरिया फॉस को? कैलकेरिया की सारी दवाइयां क्या रस्टॉक्स बोन्स पे काम नहीं करेगा? और कैलकेरिया फॉस जी सबसे पहले जो लर्निंग स्टाइल है इसको बदल दो। जैसे हमने पूछा कैलकेरिया फॉस, जब हम मेट्रिया मेडिका को इस स्टाइल में पढ़ेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। थेरेपेटिक स्टाइल कि हड्डी की दिक्कत आई तो मैंने कैलकेरिया दे दिया ना, ये बिल्कुल क्राइटेरिया आप चेंज कर दो। जैसे पूछा जाए वार्ड्स की कौन सी मेडिसिन है, 2-3 वार्ड्स की मेडिसिन के नाम बताओ। खुज्जा है। बस यही स्टाइल, बस बेटा यही स्टाइल चेंज करनी है, यही स्टाइल चेंज करनी है। जब तक हम पूजा देते रहेंगे वार्ड में, सारे वार्ड पूजा से ठीक नहीं होते हैं। हमने तो पल्सिटिला से वार्ड ठीक किए हैं। तो सबसे पहले आप इतने दिन क्लास के हो गए और अभी तक लर्निंग स्टाइल नहीं बदला, बिल्कुल बदल दो, बिल्कुल बदल दो। अगर हम बोन्स की बात करें तो क्या रस्टॉक्स बोन पे काम नहीं करेगी या पल्सिटिला बोन पे काम नहीं करेगी या आर्सेनिक बोन पे काम नहीं करेगी? हर दवा बोन पे काम करेगी। आप उठा के देख लो, आप किसी भी होम्योपैथी की दवाइयों के पिक्चर उठा के देख लो, हेड भी होगा, माइंड भी होगा, GIT भी लिखा होगा, यूरिनरी ब्लैडर भी लिखा होगा, वहां जॉइंट्स भी लिखे होंगे। हर दवा, जितनी भी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी हैं, वो आपकी हर जगह काम करती है। हाँ, कैलकेरिया ग्रुप का बोन्स पे अच्छा काम होता है, लेकिन हमें ये नहीं रटना है, हमें ये समझना ही नहीं है। हम गलत समझे इससे अच्छा है कि हम उसको समझे ना। गलत नहीं हो तुम, बिल्कुल गलत नहीं हो, लेकिन हम अपने इस तरीके को बदल देंगे तो हम बड़ा सोच पाएंगे।
सिर्फ इतनी सी बात है, समझे मेरी बात? तो हम सिर्फ इतने से तरीके कैलक्रिया पे, डेफिनेटली कैलक्रिया ग्रुप, पूरे कैलक्रिया ग्रुप का हड्डियों पे बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन हमें इस स्टाइल से नहीं पढ़ना है। तो अगर हम पेशेंट में डिसकॉन्टेंटेड है तो हम कैलक्रिया फॉस के बारे में सोच सकते हैं। अगर पेशेंट असंतुष्ट है, डिसकॉन्टेंटेड मतलब असंतुष्ट है, अगर पेशेंट असंतुष्ट है तो उसके बारे में, असंतुष्ट कैसे, कि बच्चा है कोई और बच्चा को क्या चाहिए उसको पता ही नहीं है, आपने एक खिलौना दिया वो फेंक दिया या उसने ले लिया और जरा सी देर खेलेगा छोड़ देगा, फिर उसको अब कुछ और चाहिए, फिर वो दे दिया, उससे थोड़ा देखेगा फिर छोड़ देगा, फिर कुछ और चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे असंतुष्ट। वो अपने आप से सेटिस्फाइड ही नहीं है, खुश ही नहीं है। तो सबसे प्रोमिनेंट फीचर है क्या है कैलक्रिया फॉस का, असंतुष्ट। अगर वो उस पेशेंट में नहीं मिलता है, डिसकॉन्टेंटेड नहीं मिलता है, तो वो कैलक्रिया फॉस नहीं हो सकता है। तो सबसे प्राइमरी फीचर है डिसकॉन्टेंटेड, ठीक है। तो कीवर्ड है डिसकॉन्टेंटेड, ठीक है। डिसकॉन्टेंटेड जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, ग्रोन चाइल्ड, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, तो कैलक्रिया ग्रुप क्या है, बहुत सॉफ्ट हड्डियों वाला होता है। उसको जब आप शेक हैंड करेंगे तो उसकी हड्डियां बहुत मुलायम है, अपना हाथ टच करोगे तो हार्ड, उसकी हड्डियां बहुत मुलायम है। एक मिनट होल्ड करना जरा। हेलो, हाँ कृतिका जी। नमस्कार डॉक्टर, मैं कृतिका मल्होत्रा बोल रही हूँ दिल्ली से जी। डॉक्टर, वो पेशा दी आई थी ना आपके पास, उनकी ना तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, पैर बहुत कांप रहे हैं और बॉडी भी बहुत शिवर हो रही है। एक्चुअली उनके घर पे थोड़ा पुलिस केस वगैरह हुआ था, हमने आपसे बताया होगा। अच्छा अच्छा। तो उनकी इतना तबीयत स्टेबल नहीं हो रही। मैं एक सेकंड आपकी बात कराऊं उनसे? हाँ बिल्कुल बात कराइए, मुझे वीडियो कॉल कराइए। जी बताइए। वीडियो कॉल बोल रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ ना जी। तो हम लोग डिसकॉन्टेंटेड, ये आपको एक केस भी दिखाऊंगे, है ना, आप लोग सुनेंगे उसकी बात को और देखते हैं उसकी क्या मेडिसिन चल रही है। हेलो जी, बताइए क्या हुआ आपको, हुआ क्या क्या हुआ है, क्यों कांप रहा है? पुलिस बुला ली थी। किसने पुलिस बुला ली? क्यों? मैं ज्यादा, मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आपके पैरों में कंपन हो रहा है? हाँ, मैं बहुत ज्यादा। अच्छा, कितनी देर से? अभी चलो कोई बात नहीं। तो क्या हो गया था, हस्बैंड मार रहे थे आपको? मैं, मुझे नहीं मारा था, जो मेरे साथ लड़की रह रही है ना, आपको मैंने सब कुछ बताया, उसको आज इतना मारा था बहुत ज्यादा। मैंने रोकने की कोशिश करी, खुद को इतना मारा उन्होंने, और मारे थे दीवार में। मैंने रोकने की कोशिश करी तो मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ के पुलिस ही बुलाना जरूरी समझा। अच्छा, तो किस बात पे मारा लड़की को? किस दर्द भी हो रहा है? दर्द भी हो रहा है आपको पैरों में? इसलिए हो रहा है। नहीं, अच्छा, पैर ठंडे हैं क्या आपके? ठंडा है। एक ही पैर ठंडा है? ये भी काम है। अच्छा, एक ही पैर ठंडा है राइट साइड में? ये कितनी देर की घटना है? ये पुलिस कब बुलाई आपने? 2 घंटे हो गए, ले गए थे मेरे हस्बैंड को, ले गए। हाँ, नाम क्या बताया आपने? स्पेलिंग क्या लिखी? ESHYA। नोएडा का पेशेंट है, अच्छा झांसी या नोएडा में रखी, तो तुरंत फाइल चाहिए, तुरंत दवा चाहिए, सिंपल दवाई। ईशा, ESHYA, ईशा नोएडा, ईशा राणा करके होगा। तो उस समय आपको घबराहट, उस समय आपको कंपन नहीं हुआ? 2 घंटे पुरानी बात हो गई है तो। मुझे खुद भी नहीं पता।
अच्छा, तो पापा किस समय आए आपके? अभी आए। अच्छा, पापा को देख के और ज्यादा घबराहट होने लगी? नहीं, ऐसे होना आ गया था बस। अच्छा, पापा कौन, मायके से? मेरे, हाँ, अच्छा, अभी क्या महसूस कर रहे हैं? डर जैसा कुछ लग रहा है? बस सुनना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, इन्हें ना डर लग रहा है कि अगर वो घर आएगा तो मार देगा। मैं वो बोल के फैमिली से क्या बोल के गया है? कि अगर कुछ होता है तो मैं बाहर निकालेगी, अगर मुझे पुलिस लेके जाती है तो 2-4 महीने की भी नहीं है। 2-4? मतलब 2-4 महीने की भी अच्छा, नहीं है। मार देंगे, तो इसलिए आपको एक डर बैठ गया है, धमकी दी है उसने ना कि तुम 2-4 महीने भी जिंदा नहीं रहोगी। जी मैम। अच्छा, ठीक है, चलो मुझे आधे घंटे बाद बताओ कैसा महसूस कर रही हो। ठीक है मैम। ठीक है, थोड़ा सा पानी पियो। हम्म, ठीक है, कृतिका जी आप मुझे बताइएगा है आधे घंटे बाद। जी जी डॉक्टर साहब, मैं बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। तो क्या सुना आप लोगों ने? मैंने आपको ये केस डिस्कस किया है ना कि एक लड़की साथ में रहती है ना? ये केस मैंने आपको डिस्कस किया है, वो उसी का फोन था ये। तो घर है, शिवम से पूछो कहाँ रखी है। ईशा, ईशा राणा, नोएडा। तो अभी देखते हैं, दवाई मेरे ख्याल से कार्सिनोसिन चल रही है या पल्सिटिला चल रही है दवा। तो अभी स्ट्रोक किया जाएगा और कुछ नहीं होगा इसमें। स्ट्रोक करने के बाद उसको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी और वो नॉर्मल हो जाएगी। ये सबके बीच में है, फादर आ गए तो एक सिंपैथी हुई। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइड है ना, यहाँ पर एक डर जैसा, एक धमकी देके गया है। और अगर मान लो वहां पर पल्सिटिला नहीं है तो क्या करेंगे आप? दवाई चेंज कर देंगे? नो मैम। इसलिए दवाई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली है। पल्सिटिला 4 नंबर में है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली है आपने। आपने जब पहली बार मेडिसिन का चुनाव किया है तो बहुत ईमानदारी से उसकी गहराई तक आप गए हैं और आपने वो मेडिसिन का चुनाव किया है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि जो दवा चल रही है, हम लोग तो ट्रांसमिशन करते हैं और ऐसे में आप उसको ओरल 1 डोज दे सकते हैं। तुरंत दवाई चेंज की और फ्राइट में कोनाइट पड़ी है वो दे दो, ऐसा नहीं करना है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकली है, आप वही दवा दे करके उसी की पावर को। यहाँ पर डर गए हम तो हमने तुरंत उठा के कोनाइट दे दी, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ऐसे हम एब्यूज ऑफ होम्योपैथी में चले जाते हैं। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकली है, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जब दवा उसकी बिल्कुल सही है, तो होम्योपैथी क्या करती है? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो होम्योपैथी में जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पल्सिटिला है और आपने पल्सिटिला ही एक पावर दी, आपकी इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज थोड़ी ना हो गया, उसने उसको बूस्ट किया। धीरे 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 वो चीजें ठीक हो जाएंगी। हम लोग कई बार ऐसा होता है, बिच्छू काटना, बिच्छू काटने में अपने पास कई दवाइयां पड़ी हैं, लेकिन हम लोग कभी कोई और दवाई चेंज नहीं करते हैं। करते क्या है, जो दवा चल रही होती है उसी को ही पावर बढ़ा देते हैं, उसी को ही पावर बढ़ा करके दे देते हैं और वो उसका असर बिल्कुल थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं और कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आपको तुरंत फ्रीक्वेंट दवा चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, उसी को करने की जरूरत होती है। जब उसमें आराम नहीं मिलता है तब हम इसके बारे में सोचते हैं कि क्या कुछ और किया जा सकता है। और ऐसे केसेस में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट सिर्फ एंजाइटी हो गया, उसको थोड़ी देर में ये नॉर्मल हो जाएगा, कोई सीरियस नहीं है। वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ कुछ सीरियस हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ सीरियस नहीं हुआ है। ऐसे में आपको ऑब्जर्वेशन रखना है, आधा घंटे बाद, पौन घंटे बाद फिर उससे बात करना है, आप ओके हैं पेशेंट। ये प्लेसिबो थेरेपी हो गई एक तरीके से इस वक्त।
हमने कुछ नहीं भी किया तो भी पेशेंट सोचेगा कि नहीं, डॉक्टर से बात हो गई, हाँ आराम मिल गया। और क्योंकि दिक्कत उसको ज्यादा हो रही है इसलिए मेडिसिन भी करना जरूरी है ऐसे में। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वापस कैलकेरिया फॉस पर। कैलकेरिया फॉस का कीवर्ड सिम्टम है डिसकॉन्टेंटेड, असंतुष्ट व्यक्तित्व। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको आप कुछ भी दे दीजिए, वो संतुष्ट नहीं होगा। वो उसको खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, तो आप भी उसको नहीं समझ पाएंगे कि क्या चाहिए उसको। दूसरा सिम्टम है हेडेक। हेडेक कैसे आया, हेडेक कहां से आया? ये बच्चे बड़े सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट क्या, कैलकेरिया ग्रुप के बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनकी हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो जब पेरेंटल कंट्रोल बहुत है इनके ऊपर, पेरेंट्स बार बार कह रहे हैं, शिवम से बात हुई? फाइल नहीं चाहिए, दवा चाहिए। पेरेंटल कंट्रोल होता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो स्कूल गर्ल हेडेक या स्कूल चिल्ड्रन हेडेक, जिन बच्चों में पढ़ाई के दौरान जैसे ही वो पढ़ने बैठेंगे उनको सर में दर्द होने लगेगा, या कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, उनके सर में दर्द होने लगा, या उनके सर्वाइकल रीजन में एक जकड़न सी आने लगी, स्टिफनेस आने लगी, स्कोलियोसिस डेवलप होने लगा, क्योंकि हड्डियां इतनी सॉफ्ट है। और स्कोलियोसिस उनको डेवलप हो रहा है जो पेरेंट्स का बहुत कंट्रोल है उनके ऊपर। ऐसे लोगों को स्ट्रोक कर दो, प्लस की है 5 स्ट्रोक कर दो, तो डर गई है वो। तो जहां पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, उनके दबाव में आकर के वो पढ़ाई कर रही है, दबाव में आके पढ़ाई कर रही है या कर रहा है, बेटा या बेटी दो भी हो सकता है, उनको सरदर्द पैदा हो गया। जब सरदर्द पैदा हो गया तो सरदर्द का कारण सिर्फ एक ही है, पेरेंटल कंट्रोल। स्कूल हेडेक में एक और दवाई है, कौन बताएगा? एक और क्या, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं लेकिन बहुत कॉमन मेडिसिन है स्कूल हेडेक। नेट्राम्यूर। स्कूल हेडेक में नेट्राम्यूर भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन यही दो दवाइयां हैं ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ने और समझने के लिए है, लेकिन हमेशा ये सिम्टम्स आपको बहुत रूब्रिक्स के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये मेटेरिया मेडिका बहुत अच्छे सिम्टम्स बताती है। तो ऐसे में सर्वाइकल जकड़न हो गई, एक्स्ट्रा प्रेशर है पेरेंट्स का, या स्कोलियोसिस डेवलप हो गया, हड्डियां बहुत सॉफ्ट हैं, पेरेंट्स का कंट्रोल आया तो स्कोलियोसिस डेवलप होने लगा। ऐसे बच्चों को भी हम कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं, बड़ों को भी कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। जब व्यक्ति असंतुष्ट होगा तो वो कंप्लेन करता रहेगा, और कंप्लेन करता रहेगा और कराता रहेगा, भिड़ियाता रहेगा, करके रोना, हर समय रोना रोना रोना, और कंप्लेन, ऑल टाइम कंप्लेन, कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, कभी कहेगा ही नहीं आराम मिला है। मोर्निंग, ऐसा कई बार ओपीडी में हम लोग सुनते हैं कि पेशेंट सोते में करहा रहा है, बगल वाले लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सोते में करहा रहा है पेशेंट। तो पेशेंट मोर्निंग एंड कंप्लेनिंग, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। कंप्लेनिंग तो रहेगा ही क्योंकि डिसकॉन्टेंटेड है। तो पहला सिम्टम बताया डिसकॉन्टेंटेड, कीवर्ड ऑफ कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस फ्रॉम चिल्ड्रन टू ग्रोन अप, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए बच्चों में कैलकेरिया फॉस बहुत कॉमन मेडिसिन पाई जाती है। द चिल्ड्रन विल क्राई, हमेशा चिल्लाना, रोना रोना रोना, क्यों रोना पता नहीं। इनके लिए मौसम, वेदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब एग्रीवेट, जो बर्फ पिघल रही होती है, जैसे बर्फबारी हुई फरवरी मार्च के महीने में, बर्फ पिघल रही है, उस पिघलती हुई बर्फ में ज्यादा कंप्लेन बढ़े
कोल्ड वेट वेदर में कैलकेरिया फॉस की कंप्लेन बढ़ती है। इवन वेदर चेंज में भी कैलकेरिया फॉस की कंप्लेन बढ़ती है। कैसे? बॉडी में पेन होने लगेगा, बॉडी स्टिफ होने लगेगी, आर्थराइटिस की कंडीशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसी कंप्लेनिंग में वो कंप्लेन भी करेगा और हमेशा कराने जैसा व्यवहार करेगा। मोर्निंग, देखो मोर्निंग, कंप्लेनिंग, वीपिंग में रिरियाने वाला रोना, तो ये सब एक ही कैटेगरी, एक निगेटिव थॉट वाले लोग हैं ना, पॉजिटिविटी इनके अंदर में है ही नहीं। और पढ़ भी रहे हैं, बोझा समझ के पढ़ाई कर रहे हैं। भाई पेरेंट्स तो कहेंगे ही पढ़ो, तो बोझा ले रहे हैं, मतलब उसमें भी वो, क्योंकि उन्हें कोई एक काम करना पसंद ही नहीं है। ट्रैवलिंग डिजायर कैलकेरिया फॉस का बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन कहाँ? हियर एंड देयर, एक जगह की ट्रैवलिंग से खुश नहीं है। कभी यहाँ जाएंगे, जैसे रुकेंगे उनको अजीब सी बेचैनी सी होने लगेगी, फिर वो दूसरा रास्ता जाएंगे। तो वॉन्डरिंग का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, ऐसे ही ट्रैवलिंग भी एक स्थान से दूसरे स्थान, ये नहीं घूमने निकल गए बढ़िया मस्त ना, वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं एक चीज से। तो हियर एंड देयर, ट्रैवलिंग भी उनका होगा हियर एंड देयर। उसी में ही एक साइन, SIGHING, हाफना, जो इग्नेशिया वाला हाफना होता है, साइन जिसको हम लोग बोलते हैं SIGHING, साइन इग्नेशिया वाला हाफना। इग्नेशिया से मिलती जुलती है कैलकेरिया फॉस, यहाँ पर हाफना जैसा, हाफने में वही कराना, मोर्निंग, कंप्लेनिंग, है ना। इग्नेशिया का क्या थॉट है? इग्नेशिया में मेंटल और इमोशनल प्लेन बहुत ज्यादा होगा, उसका मेंटल और इमोशनल प्लेन हावी है, जिसकी वजह से उसकी कोई सांस नहीं फूल रही है, लेकिन वो सांस फूलने जैसा व्यवहार करती है ना, है ना। इग्नेशिया के सारे सिम्टम्स क्या है? फंक्शनल ज्यादा होते हैं। तो इग्नेशिया जैसा ही इसका भी साइन, मॉर्निंग, यहाँ सिमिलर टू हम कंपेयर करते हैं इग्नेशिया में, लेकिन इग्नेशिया में ग्रीफ बहुत प्रोमिनेंट होगा। यहाँ पर पैथोलॉजी है दूसरे ढंग की, वहां पर ग्रीफ बहुत प्रोमिनेंट होगा, दुख की वजह से इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। डीप ब्रीथिंग, साइन को बोलते हैं डीप ब्रीथिंग, वहां पे दुख के साथ होगा, यहाँ ऐसा कोई ग्रीफ नहीं होगा। ट्रैवलिंग डिजायर में एक और मेडिसिन बहुत सुंदर है, कैलकेरिया भी ट्रैवलिंग डिजायर में है, फास्फोरस भी ट्रैवलिंग डिजायर में है, ट्यूबरकुलाइनम ट्रैवलिंग डिजायर में है। बहुत प्रोमिनेंट ट्रैवलिंग डिजायर कैलकेरिया फॉस और ट्यूबरकुलाइनम, और भी दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। ओपन फॉन्टानेली, इनके 2 साल के बच्चे के भी फॉन्टानेलीज ओपन है, ये भर नहीं पा रहे हैं। जब विटामिन डी की कमी हो जाए, या बहुत से लोग दूध नहीं पीते हैं, और आप दूध नहीं पीते हैं, उनको मिल्क एवर्जन है, बहुत सालों से दूध नहीं पिया है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की भी कमी हो जाती है शरीर में। जब कैल्शियम की कमी होगी, हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम मार्केट का देते हैं, विटामिन डी देते हैं। आप उसकी जगह पर कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं पेशेंट को। कैलकेरिया फॉस तो एक नेचुरल सप्लीमेंट है, जो उसके एक्स्ट्रा कैल्शियम को भी, जब कैल्शियम बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है, कहीं पर एक्सोस्टोसिस हो गई और कहीं पर डिफिशियंसी हो गई, इन दोनों ही स्थितियों में कैलकेरिया फॉस का रोल बड़ा अच्छा होता है। तो वहां पर भी हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोच सकते हैं। नो सेटिस्फैक्शन, नो जॉय फॉर लाइफ, जाहिर सी बात है, जब संतुष्ट ही नहीं है, डिस्कॉन्टेंटेड है, तो खुशी भी नहीं होगी, ये किसी चीज को आनंद ही नहीं ले पाएंगे, हमेशा पेसिमिस्टिक रहेंगे, निराशावादी रहेंगे, कुछ ना कुछ कराने जैसा हमेशा उनके साथ बना ही रहेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा उनकी लाइफ में, और हमेशा एक तलाश करेंगे कि शायद इस चीज से हमको संतुष्टि मिल जाए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है बहुत इरिटेबल भी होगा, बहुत गुस्सा भी आएगा उसको। एक अच्छी खूबी है इनके अंदर में कि ड्यूटियस होते हैं, ये ड्यूटी ओरिएंटेड भी हैं, अपना काम
एक ईमानदारी से करते हैं। टाइम बाउंड है, ड्यूटी बाउंड मींस कैलकेरिया फॉस वांट टू फिनिश हर स्टडी, अपना पढ़ाई हो या ड्यूटी हो, अपना काम पूरा कंप्लीट करके, तो इसका प्रेशर भी उनके ऊपर रहता है। यही प्रेशर, कई बार पेरेंटल कंट्रोल, बच्चों में पेरेंटल कंट्रोल, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर उस प्रेशर के साथ वो आप काम कर रहे हैं तो आपका हेडेक भी हो जाता है, आपके बोन में डिफॉर्मिटी भी, क्योंकि आपकी बोन सॉफ्ट है तो स्कोलियोसिस या काइफोसिस डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा आपकी बॉडी में स्टिफनेस भी हो जाएगी। अब यहाँ पर ट्रैवलिंग डिजायर है, हेयर एंड देयर, रस्टॉक्स में भी आप सोच सकते हैं जब स्टिफनेस है बॉडी में तो चलने से, मूवमेंट से आराम मिल रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ हम जॉइंट्स के मामले में स्टिफनेस में हम रस्टॉक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो कैलकेरिया फॉस तब देंगे जब डिस्कॉन्टेंटेड भी होगा, स्टिफनेस भी है बॉडी में, उसकी डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो रही है वहां पर, कई बार बोन्स के पीछे बोन्स का एक स्ट्रक्चर, बो शेप्ड बोन्स हो गई, वहां पर हम कैलकेरिया फॉस को दे सकते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे, थोड़ा सा चल लेंगे तो उनको आराम मिलेगा। देखिए रस्टॉक्स में फिजिकली आराम, फिजिकली मेंटली दोनों रस्टॉक्स में भी आराम मिलता है और इसको भी आराम मिलेगा। हम रस्टॉक्स और कैलकेरिया फॉस को किस एंगल से कट करेंगे, ये रस्टॉक्स पढ़ेंगे और कैलकेरिया फॉस पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। वहां पर भी मौसम का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। वहां पर रस्टॉक्स का वेदर, रस्टॉक्स मेटेरिया मेडिका में खोलना जरा। क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर, हाँ उसका क्लाउडी वेदर होगा। और यहाँ पर क्या है, कोल्ड वेट वेदर है, वहां पर बादल हैं और यहाँ पर क्लाउडी क्लाउडी वेदर और वेट वेदर, कोल्ड वेट, ठंडा गीला मौसम, यहाँ बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में रस्टॉक्स का ज्यादा प्रोमिनेंसी होती है। स्टिफनेस की भी बहुत अच्छी दवाई है। स्टिफनेस दो तरीके से है, या वेदर के हिसाब से या पेरेंटल कंट्रोल की वजह से स्टिफनेस बॉडी में आ गई है। एक्टिव होगा कि डल होगा? कैलकेरिया ग्रुप है, डल ही होगा। कैलकेरिया का ग्रुप है, डल ही होगा, ये भी है। और दूसरा, जब इतना इरिटेबल है, डिसकॉन्टेंटेड है, संतुष्ट नहीं है, तो एक्टिव किस मायने में होगा? वो तो हर चीज को बोझा लेके चल रहा है। देखो कैलकेरिया कार का पेशेंट हमेशा चीयरफुल होगा, खुश होगा, वो दर्द में भी खुश है, उसके चेहरे पे स्माइल रहेगी, वो अपनी कंप्लेन भी बताएगा, स्माइल पे बताएगा। आज हम एक क्लू देते हैं आपको, स्माइल और लाफिंग, हंसने पर बहुत सुंदर दवाई है कैलकेरिया और बेलाडोना। अनुभव, मैम तुम्हारा भाई कैसा है इस वक्त? मैम अभी ठीक है, वो बेटर है पहले से। पहले से कैसा है? पहले से बेटर है। बेटर है। हाँ बातचीत कर रहा है? नहीं मैम, बातचीत तो नहीं कर रहा है, जैसे पहले था वैसा ही है। लेकिन वो गुस्सा वगैरह दिखाना, मारना पीटना, वो सब नॉर्मल है अभी। और अभी बातचीत भी, बीच में तुमने बात भी कराई थी उससे मेरी। हाँ हाँ, वो मतलब मेरे से तो बात कर लेता है, बाकी लोगों से नहीं कर पाता है प्रॉपर। बीच में ये स्टेज हो गई थी किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी से भी नहीं, तो उसकी दवाई लाफिंग, तो हंसना। अब जैसे एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको हंसी आ रही थी तो कन्वर्जन आ रहे थे, उसको बेलाडोना दे दिया, वो पेशेंट क्योर हुआ है, कन्वर्जन उसका क्योर हुआ बेलाडोना से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैलकेरिया फॉस की, तो क्या कैलकेरिया फॉस के चेहरे पे स्माइल होगी? होगी।
क्यों? क्योंकि वो डिस्कॉन्टेंटेड है। लेकिन अगर हम कैलकेरिया कार्प से उसको कंपेयर करें तो कैलकेरिया कार्प स्माइल वाला होगा, ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर, खूबसूरत और स्माइलिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा, अपनी कंप्लेन भी हंस के बताएगा। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हो गया कि डल होगा और स्टफ्ड, रिजिड, जिद्दी, इसके साथ साथ असंतुष्ट, खुश नहीं रहेगा। कैलकेरिया का पेशेंट मोटा होगा लेकिन ये दुबला होगा। अब असंतुष्ट आदमी कभी भी हमेशा कुड़ता ही रहेगा ना, तो सूखा ही होगा। और एक डिफिशियंसी है तो जाहिर सी बात है तो वहां पर भी ओबेसिटी नहीं होगी। तो ये सूखा हुआ व्यक्ति है। इसके खान पान में कैलकेरिया फॉस को स्मोक्ड मीट की डिजायर होती है, स्मोक्ड मीट। डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स में कैलकेरिया फॉस एक बहुत अच्छी दवाई है। रिस्पॉन्सिबल भी होगा, देखो ड्यूटियस है और रिस्पॉन्सिबल भी है। प्रेशर लेता है, प्रेशर में रह के अपना काम करता है। जिस बच्चे की माँ एक्सपायर हो गई है, मदर को लॉस किया है, तो उसका भी एक प्रेशर लेता है। तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ मदर में कैलकेरिया भी है और कैलकेरिया फॉस भी है। अगर माँ एक्सपायर हो गई है, उसने खो दिया है माँ को, उससे असंतुष्ट है, उससे भी दुखी है, तो वहां पर भी कैलकेरिया फॉस के बारे में हम सोच सकते हैं। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको सर दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जा रहे हैं तो सर दर्द ठीक। ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं अपने पास पेशेंट कि स्कूल ही नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते बिल्कुल ठीक रहते हैं, स्कूल जाते हैं तो सर में दर्द होने लगता है इनके। वहां पर हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोच सकते हैं। जितनी देर पढ़ रहे हैं सर में दर्द होने लगा और पढ़ाई छोड़ दी, सर दर्द गायब। यहाँ पर हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी तो डॉक्टर साहब डिटेल पढ़ाएंगे। अभी मैंने मोटी मोटी चीजें पढ़ाई, हम इसको एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। पहला सिम्टम है डिस्कॉन्टेंटेड, दूसरा कोल्ड वेट वेदर एग्रवेशन, तीसरा सिम्टम है कंप्लेनिंग एंड मोर्निंग, चौथा सिम्टम है हेडेक, स्कूल चाइल्ड और स्कूल स्टॉप, हेडेक स्टॉप या स्टडी स्टॉप, हेडेक स्टॉप। उसके बाद हम नेक्स्ट फंटानलीज ओपन होते हैं। साइंग एंड मोर्निंग, हाफना। साइंग एंड मोर्निंग भी एक सिम्टम है जिसमें हमने इग्निशिया से कंपेयर किया। ट्रैवलिंग डिजायर एंड वॉन्डरिंग डिजायर, ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है कैलकेरिया फॉस का। नो सेटिस्फैक्शन, डिस्कॉन्टेंटेड, हमने आपको बता ही दिया। नो जॉय फुल इन लाइफ, ये हमने आपको बताया। ड्यूटी बाउंड होगा, ड्यूटियस होगा, ड्यूटी बाउंड है। स्टिफनेस एक और कैरेक्टर है, मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स में स्टिफनेस, जो मूवमेंट से आराम मिलता है, ट्रैवलिंग से आराम मिलता है, लेकिन कैसे? वन अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे तब आराम मिलेगा। और मोटा नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी, दुबला पतला होगा कैलकेरिया का पेशेंट। डिफॉर्मिटीज में हम कैलकेरिया फॉस के बारे में बात करेंगे, जैसे स्कोलियोसिस, काइफोसिस, बोनीज, इस टाइप, वहां पर हम बात करेंगे कैलकेरिया फॉस के बारे में। कंप्लेनिंग आपको मैंने बता ही दिया। कैलकेरिया फॉस क्लिनिकल पिक्चर इनका क्या होता है, ये ज्यादातर अगर हम एज अ सप्लीमेंट, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ कभी कभी हमको सप्लीमेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, जैसे मेडिसिन चल रही है पल्सेटिला,
लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो पल्सेटिला का है। लेकिन कई बार हमको एज ए सप्लीमेंट कैलक्रिया फॉस देना पड़ता है, तो हम कब दे सकते हैं? कैलक्रिया फॉस जहां पर कैल्शियम डिफिशियंसी है और विटामिन डी की डिफिशियंसी है, वहां पर हम कैलक्रिया फॉस को कैल्शियम और विटामिन डी की जगह पर हम कैलक्रिया फॉस को दे सकते हैं। यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों मिलते हैं। तो टिश्यू जहां बोन है, टीथ डिफॉर्मिटी है, टीथ डिके हो रहे हैं, वहां पर इनका बहुत अच्छा रोल है। बोन डिफॉर्मिटी या बोन एक्सेस, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब जगह पर हम एज अ सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम सुजलर सॉल्ट के रूप में देंगे, जब हम 6x में देंगे, एज अ सप्लीमेंट देंगे, है ना, जब हम पोटेंसी में देंगे तो वहां पर सिमिलिमम मिलाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी समवॉट मिलेगा, लेकिन 100% सिमिलिमम मिलाना जरूरी नहीं है। तो मोस्टली इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन, बच्चों को हम बहुत देते हैं दवाई। बोन जिनका डिलेड ग्रोथ हो रहा है, जैसे दांत देर से निकल रहे हैं, आप कैलक्रिया फॉस दे दीजिए। ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, कैलक्रिया फॉस दे दीजिए। स्लो ग्रोइंग चाइल्ड है, वहां पर हम कैलक्रिया फॉस दे सकते हैं। रिकेट्स में हम क्लोरोक्रिया फॉस दे सकते हैं। कई बच्चों में, बढ़ते हुए बच्चों में हड्डियों में दर्द होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोइंग पेन। हमेशा सबको तो नहीं होता है, लेकिन जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तब ग्रोइंग पेन होता है। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं पैरों में दर्द का, तो वहां पर कैल्शियम डिफिशियंसी है, तो आप कैलक्रिया फॉस दे दीजिए और सप्लीमेंट के रूप में आप कैलक्रिया फॉस दे सकते हैं। फॉन्टानेलीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, डिलेड ग्रोथ बता दिया। जो देर से चल रहे हैं बच्चे, आप वहां पर भी कैलक्रिया फॉस को दे सकते हैं। फ्रैक्चर हो गया है बोन में, वहां पर भी हम फ्रैक्चर को फास्ट इंप्रूवमेंट के लिए हम कैलक्रिया फॉस दे सकते हैं। एनीमिया और लैक ऑफ एपेटाइट में भी कैलक्रिया फॉस का बहुत अच्छा रोल है। एनीमिक पेशेंट्स में और लैक ऑफ एपेटाइट, किसी को भूख नहीं लग रही है और वो एनीमिक है, वहां पर भी हम कैलक्रिया फॉस के बारे में सोचेंगे। जिनमें कैल्शियम का प्रॉपर मेटाबोलाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है कैल्शियम का और न्यूट्रिएंट्स का, वहां पर हम कैलक्रिया फॉस देंगे। वो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म को भी करेक्ट करता है। लॉस ऑफ वेट, जहां वेट लॉस हो रहा हो, लॉस ऑफ वाइटल हीट, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, वहां पर भी हम कैलक्रिया फॉस को दे सकते हैं। कैलक्रिया काप के साथ आप कैलक्रिया फॉस को एज अ सप्लीमेंट दे सकते हैं और दूसरी दवाइयों के साथ भी हम कैलक्रिया फॉस को एज अ सप्लीमेंट दे सकते हैं। लेकिन जब कभी हम इसको पोटेंसी में देंगे तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की आवश्यकता होगी, तो हम पोटेंसी में देने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन को फिट करेंगे। यहाँ देखो, कॉन्स्टिट्यूशन और सप्लीमेंट दोनों में अंतर है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव करते हैं तो हम पोर्ट्रेट बनाते हैं। पोर्ट्रेट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको उस दवा की एनर्जी देनी होती है। ये मटेरियल डोज है सप्लीमेंट, और जब पोटेंटाइज मेडिसिन देते हैं वो एनर्जी डोज होती है। वहां पर हमको पोर्ट्रेट बनाना होता है, और पोर्ट्रेट, मैं पिक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पोर्ट्रेट की बात कर रही हूँ। पिक्चर सिमिलर हो सकता है, पोर्ट्रेट एग्जैक्टली फिट होगा। तो पोर्ट्रेट बनाना होता है वो, ताकि एग्जैक्टली फिटेड रेमेडी हमने चुनाव किया और उसकी एक डोज दी, उसने जस्ट 100% अपना एफर्ट लगाया। और जब हम सिमिलर मेडिसिन देंगे तो आधी एनर्जी उसमें एग्जैक्टली हिट नहीं होगी। अब जैसे हमने हाथ बिल्कुल एग्जैक्टली, आपका एग्जैक्टली, और अगर एग्जैक्टली नहीं है, ऐसे है, तो आपका ये मूवमेंट होगा। तो आप समझे, पोर्ट्रेट का मतलब होता है 100% हिटेड। तो जब मेडिसिन 100% हिटेड होगी तो बहुत फास्ट काम करेगी, और वहां पर डाइवर्जन ऑफ सिम्टम्स भी बहुत नहीं होंगे। आपके सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं ना, हमने सर दर्द दिया और पता चले वर्टाइगो हो गया, उसका सर दर्द तो ठीक हो गया, वर्टाइगो डेवलप हो गया, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। तो इसलिए हमको पोटेंसी में हमेशा पोर्ट्रेट बनाना है। लेकिन जब कभी हम पोटेंसी
जब हम कभी सप्लीमेंट दे रहे हैं तो वहां पर पोर्ट्रेट अगर मिल जाता है तब तो बहुत रामबाण हो गया, और पोर्ट्रेट नहीं मिलता है हम सिम्टम्स के आधार पर भी वो दवाई दे सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये ठंडक में और रात में इसका एग्रीवेशन टाइम है। बोन और कैल्शियम डिफिशियंसी में हमको काम करती है दवाई। तो तपन पांडा ने जो बताया कि इसका काम बोन्स पे ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बताया, लेकिन हमको इस नजरिए से मेडिसिन नहीं पढ़ना है, क्योंकि होम्योपैथी में पोर्ट्रेट की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा हम तरीका बदल देंगे तो हमारा दायरा बढ़ जाएगा। होम्योपैथी जैसे बीमारी भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में होती है, वैसे होम्योपैथी की स्टडी भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में होती है। तो हम हमेशा एक सही ग्रेडिंग के साथ पढ़ेंगे तो हम अनलिमिटेड दायरे में रहेंगे, और अगर हम फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारा दायरा बहुत सीमित होगा। तो ये फैक्ट है कि 100% केसेस में 30 से 40% केसेस तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, वो आपका नाम नहीं करेंगे। लेकिन जब केस अलग ढंग से होंगे, जो इनक्यूरेबल केसेस आएंगे, वहां पर पोर्ट्रेट चाहिए। तो हमको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आजकल ये नहीं है कि क्या सही क्या गलत, हमारा तरीका ही ठीक से नहीं होता है और हम सिर्फ मटेरिया मेडिका को पैथोलॉजी के हिसाब से पढ़ते हैं, जबकि मटेरिया मेडिका को मेंटल, देन इमोशनल, देन फिजिकल पढ़ना है। तो कैलकेरिया फॉस आज पढ़ाई, कैलकेरिया फॉस हमने शुसलर के हिसाब से भी जो एज अ सप्लीमेंट भी आपको बताई, और हमने एज ए कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको बताई, दोनों ही पैटर्न बताए। सोचा था कि कैलकेरिया ग्रुप पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन एक ही मेडिसिन हो पाई, तो इसका मतलब टाइम लगेगा। इसमें हम लोग पूरी 12 की 12 मेडिसिन पढ़ेंगे, आज द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे साथ में, और एज अ सप्लीमेंट भी पढ़ेंगे, क्योंकि तभी पूरी बात समझ में आएगी ना। कई बार हम एज अ सप्लीमेंट दे रहे हैं, वहां कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी और मेडिसिन का है, तब कैसे देंगे? वहां पर हम एज अ सप्लीमेंट भी दे सकते हैं 6x में। लेकिन अगर हम 30 में जाएंगे तो हमको पोटेंसी बढ़ गई। 30 में हम कभी भी इसको एज अ हमेशा पोर्ट्रेट में ही देंगे, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ही देंगे, वहां पर नहीं देंगे बिना कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन सप्लीमेंट होगा तो आप साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के दे सकते हैं, और ये मेडिसिन आपको हिंडर नहीं करेंगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को हिंड्रेंस नहीं करेंगी, क्योंकि ये पोटेंसी में नहीं है। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। कोई सवाल जवाब? मैम वो जो आपने एलिमेंट्स वाला बताया ना मैम, मदर स्टेट वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मतलब जैसे किसी बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया है, तो जो माँ बिछड़ गई हमसे, उसमें भी हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोचते हैं। माँ का बिछड़ना, डेथ ऑफ मदर, और कुछ? मैम मैम जो आपने वो शुरू में बताया था कि ये डेड बॉडी की राख से बनता है, ये समझ में नहीं आया था। इसका प्रिपरेशन ऐसा ही होता है, जब डेड बॉडी जल जाती है उसके बाद हम टिश्यू लेते हैं, फिर उसको हम टाइट्रेशन करके बनाते हैं। ऐसा मैंने भी पढ़ा है। अब उसको डिटेल में जाने के लिए मुझे थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा उसको समझने के लिए। ठीक है मैम, उसका प्रिपरेशन वहीं से होता है। ओके। एक और है बैच फ्लावर रेमेडी, ये भी सुना होगा, सुना है ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, वो सब फ्लावर से बनती है, दुनिया भर में जितने फ्लावर्स हैं उनसे बनती है वो मेडिसिन, और उनको वही सिंपल अर्क होता है, उसी का ही एसेंस लेकर के हम लोग बनाते हैं उसको। तो वो एक अलग चीज है, यहाँ सुसलर सॉल्ट अलग चीज है,
और जो होम्योपैथिक रेमेडी में सब कुछ आ जाता है, ये पोटेंटाइज फॉर्म में है। होम्योपैथी मतलब पोटेंटाइज, बायोकेमिक मतलब सुसलर सॉल्ट, जो टिश्यू रेमेडीज है। और कुछ बाकी डिटेल अब पढ़ना, थोड़ा सा कैलकेरिया फॉस आज पढ़ ही डालना 2-3 किताबों से, एलेंस की नोट से, बोरिक से, और प्रयास करना अगर विथॉल्कस या केंट को पढ़ पाओ। ठीक है, तो आज के इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं कल्याण मंत्र के साथ। कौन करवाएगा?